वाल्मीकि भाइयों, मेरे भोले भाले समाज के लोगों, जब तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, अगर कंपटीशन फाइट करेगा तो उसको कोई जाटव, कोई बैरवा, कोई बड़ाई का बच्चा नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप पढ़ोगे नहीं, आप अपने बच्चों को कावड़ों में ढोते रहोगे, आपके बच्चे पास ही नहीं होंगे 12वीं में, आपके बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे नहीं, तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आज आरक्षण किसी जाति की वजह से नहीं मिलता है, कैटेगरी की वजह से मिलता है, शेड्यूल की वजह से मिलता है, एससी शेड्यूल की वजह से। आप एससी शेड्यूल में सब हो, आज 1100 से ज़्यादा जातियाँ एससी में हैं, और उन सबको एक ही कहूँगा कि इस शिक्षा के मंत्र को पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने जो बताया था उस बात को समझ लीजिए। और आज जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, ये 9 अगस्त को, ये आंदोलन भी उसी के लिए हो रहा है जो बाबा साहब की मूर्ति थी, जो एक संदेश देती थी कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर अर्थात संसद में कब्जा करो। हमने संसद में कब्जा करने की बजाय हमने घर घर में मंदिर बना लिए, हमने घर घर में कावड़े ढोली, हमने घर घर के नेता बना लिए। हमने जिस नेता ने पैसा दिया, जिस नेता ने दारू दी, जिस ने कपड़े दिए, जिसने नौकरी में ट्रांसफर कर दिया, हमने उसके गीत गा लिए और उसको बना दिया। आज हमारा पिछड़ापन, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरा समाज वोट की कीमत को नहीं समझ पाया है। आज नौकरी पेशा वर्ग 90% से ज़्यादा नौकरी पेशा वर्ग जिम्मेदार है, और वो जो रिटायर हो गए हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार। क्यों? जब समय था तो उन्होंने इस समाज को सही दिशा नहीं दिखाई, बस अपनी घर की नौकरी के लिए, अपनी घर की रोटियों के लिए, अपने ट्रांसफ़र के लिए इस भोले भाले समाज को गुमराह कर दिया। नहीं जी, ये रामविलास पासवान बहुत अच्छा नेता है, ये उठावले जी बहुत अच्छे नेता हैं, इनको वोट दे दो। और मेरा समाज ऐसे गूंगे बहरे, ऐसे गोबर खाने सांसदों को जिताता आया और हमारा संविधान खत्म होता गया, हमारे अधिकार खत्म हो गए। तो मेरे समाज को समझना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा एक निवेदन है, 21 अगस्त को आंदोलन बड़ा होगा, आपको इस आंदोलन के माध्यम से ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अप्रैल के आंदोलन में 13 भाइयों को खोया था। किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करना, आंदोलन को संवैधानिक रास्ते से भारत बंद को करना है, क्योंकि कुर्बानियाँ तो होंगी, कुर्बानियाँ हुए बिना परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो करो या मरो की स्थिति है, ये आपातकालीन स्थिति है। अगर अब भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छोड़ा आप लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने अगर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छोड़ा, तो निश्चित रूप से हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं और जा रहे हैं। इस तालिबानी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इन सब लोगों को एक आगाह कर रहे हैं कि सुधर जाओ, ये समय विकट है। अगर आप लोग नहीं समझे और इस तालिबानी आदेशों को नहीं रोका, तो निश्चित रूप से ये देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, और इसके जिम्मेदार आज जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग होंगे, या जो फैसला ले रहे हैं वो लोग होंगे। ये आज भी मेरा भाई जब नौकरी कर लेता है और वो अपनी मर्जी से घोड़ी पे चढ़ना चाहता है, 4000 रुपए घोड़ी वाले को देके, आज भी उसको प्रशासन से क्यों मदद लेनी पड़ती है घोड़ी चढ़ने के लिए? वहाँ वर्गीकरण कहाँ जाता है? घोड़ी पे चढ़ना जरूरी है, हवाई जहाज पे चढ़ो ना। हाँ, हवाई जहाज पे चढ़ो, लेकिन हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए जो संसाधन है उसमें हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। आज आप अपने चैनल के माध्यम से आप भी जरा ईमानदारी से बता दीजिए कि हमारा आरक्षण 22.5% है SC ST का, मिला कितना है जरा ये बता दो। 11%। तो 22.5 में 11 मतलब आधा भी नहीं मिला। एक बात और, दूसरी बात यह कि हम आज आबादी में बहुत ज़्यादा हो गए, फिर भी हमारी हालत ये है। अब आइए, इस पूरे देश के अंदर सरकारी बैग लोग 35 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं, पहले उनको भरने का काम करते, उसके बाद में सोचते कि आर्थिक आधार पे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं कहीं हद तक मेरे दिल में भी ये बात है कि मेरे गांव में बैठा जो निचले पायदान में भाई बैठा है, उसके बच्चों को भी आरक्षण का फायदा मिले, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब वो परीक्षा देने के काबिल होगा, वो कंपटीशन में बैठने के लायक होगा। आज वर्गीकरण करके इस आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। क्यों? मैं आपको यहाँ याद दिलाता हूँ कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय एक विधेयक पास किया गया कांग्रेस के द्वारा, और वो क्या था कि अगर किसी सरकारी नौकरियों में, किसी सरकारी नौकरी के अंदर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी नहीं है, तो 3 साल बाद वो भर्ती अपने आप जनरल में चली जाएगी। तो क्या करते हैं जितने बड़े अधिकारी हैं, जब वैकेंसी निकलती है 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग होगी, तो वो क्या करते हैं, फाइल में लगाते हैं नॉट अवेलेबल 1 साल, दूसरी साल नॉट अवेलेबल, तीसरी साल नॉट अवेलेबल बट नॉट कैपेबल।
ये लगा के 3 कागज ऐसे लगाएंगे 1-1 साल के, और चौथी साल कहेंगे शर्मा जी तुम्हारा बेटा भतीजा कहाँ है, कुछ पढ़ा लिखा है क्या, अरे यार चाय पानी पिला देना, नौकरी खाली पड़ी है। और धीरे धीरे मेरे समाज की रिजर्व कैटेगरी की भर्तियां सारी की सारी उन नॉन रिजर्व कैटेगरी को, उन जनरल कास्ट के लोगों को चली गई, और हमारा समाज चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठा है, कावड़ ढो रहा है, और हमारे 131 सांसद मुंह में गोबर जमा कर रीढ़, बिना रीढ़ की हड्डी के वो लोग वहाँ संसद में मजे काट रहे हैं। गोबर दही होता तो अलग ही बात थी, हमारा तो समाज का गोबर खा के चले गए, और हमारा समाज आज उन्हीं को जिता रहा है। मैं कहता हूं कि अब 5 किलो राशन, फ्री महिलाओं की टिकट, फ्री बिजली के चक्कर में मत पड़ो। इस देश के संसाधनों में भी तुम्हारी उतनी हिस्सेदारी है, और वो मांगोगे तब मिलेगी, उसके लिए लड़ोगे तब मिलेगी अपने आने वाली पीढ़ी के। अगर संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहते हो, अगर संविधान को बचाना चाहते हो, और अपने बच्चों को गुलामी से बचाना चाहते हो, तो एकजुट हो जाइए। आज भी हमें उस 2 अप्रैल 2018 की याद आती है जब हमने 13 भाइयों को खोया था, लेकिन वो पहला ही ऐसा आंदोलन था जिसके कारण मोदी सरकार को वापस बैकफुट पे आने के आकर झुकना पड़ा था। आज दोबारा से 21 अगस्त आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, इस शोषित वर्ग के समाज के लोगों, आज आपसे निवेदन है कि आप तैयार रहिए। मैं कहता हूं इस फैसले से एक समाज खुश भी हो रहा है, बड़ा तबका। मैं बताता हूं कौन सा समाज खुश हो रहा है। जिन लोगों ने याचिका लगाई है, मैं आपसे कहता हूं कि वो लोग क्या कहते हैं, बहकाते आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज में जाएंगे कि तुम्हारा आरक्षण तो बैरवा खा गए, तुम्हारा आरक्षण तो जाटव खा गए, तुम्हारा आरक्षण तो बड़ाई खा गए। अरे मेरे, पहले सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि 75 साल आज़ादी के बाद में भी जिनको वो क्रीमी से आरक्षण से बाहर कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों को सम्मान मिलता है? क्या आज भी एससी का आईपीएस अधिकारी बनने के बाद उसको प्रशासन से साथ लेकर जब घोड़ी पे बैठना पड़ता है, उदाहरण सर आपको राजस्थान गुजरात देखने को मिल सकता है। आज भी पानी की मटकी को हाथ लगाने पर और बच्चे को मार दिया जाता है। आज भी मुझे घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, चाहे बेशक मेरे घर में गाड़ी है, घोड़ा है या मकान अच्छा है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट को वहाँ आना चाहिए कि क्या हमारी सामाजिक स्थिति वहाँ आई जिससे सम्मान में हमें समाज में बराबरी मिले। क्या आज भी एससी कम्युनिटी को जनरल सीट पे टिकट देती हैं क्या ये सरकारें? तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो कोटे में कोटा कर रहे हैं या जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, असंवैधानिक है। हाँ, मैं इसका एक सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर वो ध्यान दे तो। अब तो कोटा सबको मिल रहा है, आरक्षण ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, ओबीसी के माध्यम से, मतलब एससी एसटी सबको मिल रहा है ना। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजों को या इस देश के भला चाहने वाले लोगों को कहूँगा कि अब जो आरक्षण मिले वो सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट को मिले, जो 8वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उससे ये फर्क पड़ेगा कि ज़्यादातर गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एससी का आदमी कलेक्टर बन गया लेकिन अपने बच्चों को आरक्षण चाहिए। गांव में जो मजदूरी करने वाला है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा है, वो अपने समाज से, अपने गांव से छोड़कर दूर चला गया है। आपने नई लाइन खींच दी है। अब नई लाइन नहीं खींची है मैंने, क्योंकि इस देश को अगर बदला जा सकता है और हमारे समाज का अगर भला हो सकता है तो शिक्षा से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, रोजगार से हो सकता है। देश का बदलने का ठेका दलितों ने ले रखा है। जी बिल्कुल ले रखा है, क्योंकि इनको ही सबसे निचले पायदान पे ला के रख दिया है। एक और बात बताता हूँ कि जब सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा बदल जाए, जो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाने वाला हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, वो अपने बच्चों को आरक्षण की बात तो करता है लेकिन वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हमारे गरीब जो तबका है जिसकी दुहाई ये सुप्रीम कोर्ट या सरकार दे रही है या बीजेपी वाले दे रहे हैं, एक बार उनके घरों में जाकर के तो देखो कि वहाँ क्या हालत है। वो बच्चों को सरकारी स्कूल की फीस तक जमा नहीं करा पा रहे हैं, ड्रेस नहीं दिलवा पा रहे हैं। वर्गीकरण गलत है। वर्गीकरण किस आधार पे करना चाहते हो? एक मिनट, वर्गीकरण हाँ, जो अभी शहर तक नहीं पहुंच पाए उनको लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, उसका तय कैसे करेंगे आप? आर्थिक आधार पे करेंगे ना, आर्थिक आधार पे। तो मेरे भाई मुझे ये बता दो,